हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। मैं हूं आदित्य सिंह, आपका एसेट, और आप सब मेरे प्यारे बी। तो आज हम लोग इस पार्ट की वीडियोस में देखेंगे क्लास 10th की जियोग्राफी का चैप्टर 1, जो कि है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। यानी इसमें आपको स्टार्ट, रिसोर्स का मतलब होता है ना किसी चीज़ का रिसोर्स, स्रोत, और डेवलपमेंट मतलब उन स्रोतों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उनसे हम नए नए चीज़ों को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन आपका क्या हो गया, ये रिसोर्स हो गया। अब आयरन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप देखते हैं आज के ज़माने में रेलवे की पटरियाँ हों या फिर आपके घरों में प्रयोग की जाने वाली लोहे की छड़ें हों, यानी लोहे से बहुत सारी चीज़ें, तो ये क्या हो गया, उसका उस रिसोर्स का डेवलपमेंट हो गया। तो बेसिकली यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन अवर विलेजेस एंड टाउन्स, लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल्स यूज्ड इन देयर मेकिंग। तो वही कहा जा रहा है कि आप क्या अपने आसपास के क्षेत्रों में देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपके यहाँ पाई जाती हैं रिसोर्स के रूप में, और वो कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और वो किस मटेरियल की बनी होती हैं। तो everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is the technology accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। यानी रिसोर्स क्या है, रिसोर्स किसे कहते हैं, हमारे पर्यावरण में जितनी सारी वस्तुएं हमको हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती हैं और जिसको बनाने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो सब जो है ना, क्या कहते हैं, उन्हें रिसोर्स कहते हैं। हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, वस्तुएं उपस्थित हैं, उनका रूपांतरण करके जो प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं प्रौद्योगिकी के रूप में, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी के रूप में, या फिर संस्थाओं हुए पारस्परिक जो संबंध होता है क्रियात्मक, उससे ही बनता है हमारा पूरा डेवलपमेंट। मानव का जो प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और जो अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो ये बताइए, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को यानी रिसोर्स को नेचुरल गिफ्ट समझते हैं, नेचर का गिफ्ट समझते हैं? ऐसा नहीं है। जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्स हैं, वो मानवीय क्रियाओं का ही परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं, इनका जो है क्लासिफिकेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि उनके ऑरिजिन के आधार पे कि उनका उत्पत्ति कहाँ पर हुआ है। तो उसमें दो आ जाते हैं, एक होते हैं आपके बायोटिक और दूसरे होते हैं एबायोटिक। उसी तरह से सेकेंड में हो सकता है उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पे, मतलब वो कितना पाए जाते हैं। तो उनको हम लोग, इसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं कि इनको हम लोग नवीनीकरण इनका कर सकते हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल है ये, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्स है। थर्ड इसका हो जाता है कि स्वामित्व के आधार पे, मतलब किसका है ये, व्यक्तिगत है किसी का, या सामुदायिक रूप से है, या फिर राष्ट्रीय लेवल पर है, या फिर इंटरनेशनल टाइप से है, इस पे किसका अधिकार है। और फोर्थ आ जाता है कि उनके डेवलपमेंट के आधार पर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि संभावी कैसे होते हैं, इनकी विकसित भंडारे कहाँ है और कितना ज़्यादा इकट्ठा है। तो देखिए, पूरे रिसोर्स को जो है दो भागों में पहले डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन। तो जो नेचुरल है उसको रिन्यूएबल जो है जो चीज़ें हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो रिन्यूएबल हैं उनको जो है लगातार, जैसे कि कौन सी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, एयर वाटर आ जाता है, हाँ, विंड और एयर वाटर आ जाता है। और जो जैविक हैं, जैसे जैविक में कौन सी आ जाएंगी, बायोटिक में प्राकृतिक वाले आ जाते हैं आपके, नेचुरल जो फॉरेस्ट्रीज हैं, जो वनस्पति है, और साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं, जो जंगलों के जीव हैं, ये सब जैव में आ जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेचुरल का जो अनवीनीकरण है, जो जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल है, इसमें देखिए दो पार्ट हो जाते हैं। एक जो चक्रीय होते हैं, जैसे कि धातु, ये पिघलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। और अचक्रीय हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन पेट्रोल एक बार बन गया तो फिर वो नष्ट हो जाएगा, तो फिर इतना जल्दी नहीं बनेगा, इसलिए इसको अचक्रीय रखा गया है। ये तो था नेचुरल रिसोर्स। अब ह्यूमन वाले रिसोर्स में देखिए, ह्यूमन रिसोर्स में आती हैं आपके स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, यानी संरचनाएं और संस्थाएं, और साथ ही साथ इनकी क्वांटिटी कैसी है और क्वालिटी कैसी है। तो देखिए,
अब देखेंगे हम लोग रिसोर्सों के टाइप कितने होते हैं। तो देखिए वही हम लोग अब एक-एक करके इसको देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे, यानी उनके ओरिजिन के आधार पे। तो पहले हो जाते हैं बायोटिक। तो इन संस्थानों की प्राप्ति जो होती है बायोटिक वाले, ये जीवमंडल से होती है। इनमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, प्राणी या फिर मत्स्य जीवन हो या फिर पशु वगैरह हो। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सब जो है बायोटिक कहलाती हैं। ये बायोटिक कौन सी हैं? वो जो नॉन लिविंग हैं, जैसे कि पत्थर हो गए, मेटल्स हो गए। तो अब इनके सभ्यता के आधार पर अगर हम लोग देखें तो रिन्यूएबल कौन से हैं? तो वे संसाधन, वे रिसोर्सेज जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, उन्हें रिसोर्सेज कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, जो आपकी विंड एनर्जी है, और जो सोलर है या वाटर है या जंगल है या फिर जंगलों का जो जीवन है, ये सभी संसाधन लगातार प्रवाह संस्थानों में विभाजित किया गया। 1.2 फिगर में आप लोग देख सकते हैं। अब सेकेंड आता है इसमें नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए इन संसाधनों का जो रिसोर्स हैं, इनका विकास जो है लंबे समय के भू अंतराल पर होता है। मतलब ये तुरंत ही नहीं बनते हैं। जैसे खनिज हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए आपके, ये सब इसी अनवीनीकरण नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन ये अचक्रीय हैं। एक बार प्रयोग के साथ ये खत्म भी हो जाते हैं, इनका रिन्यूएबल नहीं हो सकता। अब देखेंगे हम लोग स्वामित्व के आधार पे, यानी अधिकारों के आधार पे, किस रिसोर्स पे किसका अधिकार है। तो इसको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो होता है व्यक्तिगत। तो देखिए जो ऐसे रिसोर्स है जिन पर निजी किसी खास व्यक्ति का उस पर स्वामित्व होता है, कंट्रोल होता है, वो सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा जो ज़मीन बाँटी गई होती है, जिसके बदले वे सरकार को टैक्स वगैरह देते हैं। गाँव में बहुत से लोग भूमि के मालिक भी होते हैं, और जो है बहुत से लोग के पास भूमि नहीं होती, ज़मीन नहीं होती। शहरों में लोग भूखंडों पे या फिर घरों या फिर अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। ये सब क्या है? ये पर्सनली है, पर्सनली रिसोर्स है उनके, उनका खुद का है। बाग हो गया, चारागाह हो गया, तालाब, कुओं का जल, ये बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि खुद पर्सनली स्वामित्व के उदाहरण हैं। अपने परिवार के जो आपके परिवार में रिसोर्सेज हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए, और आप इसमें डिवाइड करिए कि देखिए वो कैसे हैं। अब बात करते हैं हम लोग सामुदायिक रूप से जो स्वामित्व वाले जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। तो देखिए ऐसे रिसोर्सेज जिसका प्रयोग जो है समुदाय के सभी सदस्यों कर सकते हैं। जैसे गाँव की तालाब हो गई, हाँ, चारण भूमि हो गई, या फिर शमशान भूमि हो गई, या फिर तालाब, ये सब जो है ना, सब इस पे सबका अधिकार होता है। गाँव में होता है ना, गाँव का तालाब है, गाँव की ज़मीन है ना। तो ऐसे और नगरीय क्षेत्रों में, सिटी वाले एरिया में भी, टाउन वाले एरिया में भी जो सार्वजनिक पार्क होते हैं, यानी सार्वजनिक का मतलब हो गया कि सब लोग आके इसमें पार्किंग कर सकते हैं। पिकनिक का स्थान हो गया, या फिर खेल का मैदान, या फिर वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए ये उपलब्ध होता है। इस पे किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता है, ये बल्कि सबका होता है। उसी तरीके से नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। तकनीकी के तौर पर देश में पाए जाने वाले जितने संसाधन राष्ट्रीय हैं, और देश की जो सरकार का जो सरकार है उसका कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संस्थानों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले जो खेतों में बनी हुई हैं, शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि और अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन और राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि जो होती है, और साथ ही साथ 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय का जो क्षेत्र है महासागरों का, यह सब, और इसमें पाए जाने वाले रिसोर्स जो है ये सब नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। अब इंटरनेशनल की बात करते हैं। तो देखिए ऐसे रिसोर्सेज जिस पे जो है कंट्रोल किसका होता है? इंटरनेशनल का होता है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ का होता है। जैसे कि तट के रेखा के पास, कोस्ट के पास देखें हम लोग, 200 जो है समुद्री मील की दूरी से अगर देखें, तो उस पे पास में जो खुला हुआ महासागरीय रिसोर्सेज पाया जाता है, उस पे किसी एक देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती हैं उनकी सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। डू यू नो में बताया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से जो है से दूर जो है हिंदू महासागर की तलहटी में देखा जाए तो मैग्नीज की ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की आप पहचान करें, ये इसमें बताया गया है। तो देखिए अब डेवलपमेंट के आधार पे हम लोग देखेंगे। डेवलपमेंट के आधार पे संभावी संसाधन, यानी कि ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे भारत के वेस्टर्न साइड में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में जो है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इनका जो है सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
ये तो था जो विकसित नहीं थे। अब देखेंगे हम लोग जो जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, तो ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में पता लगाया जा चुका है, जिनके उपयोग के गुणवत्ता, क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोग पता कर चुके हैं कि हाँ इतना कोयला है, इतना पेट्रोल है, ये सब जो है ना विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का जो रिसोर्सेज का जो विकास है वो प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर भी निर्भर करता है। तो इसमें दो तरह से कंडीशन आ जाते हैं कि वो कितना पाया जाता है, भंडार कितना, उसका अवेलेबिलिटी कितनी है। तो पर्यावरण में वो सभी पदार्थ जो उपलब्ध हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होते हैं, परंतु किसी प्रौद्योगिकी के अभाव में वो हम लोगों की पहुंच से बाहर है, तो ये सब भंडार में आते हैं। और उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो जल, दो गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा डेवलप जो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है। अब देखेंगे हम लोग जो संचित कोष है, यानी कि ऐसा संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, मतलब जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, आप देख सकते हैं वन आदि में संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य के लिए किया जा सकता है। और एक्टिविटी में दिया गया है कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष की संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। अब देखेंगे हम लोग रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए रिसोर्सेज जिस प्रकार मनुष्य के जीवन को बिताने के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल देन है, नेचुरल प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, हम लोग देख ही रहे हैं, जिससे कुछ बहुत सारी समस्याएं जनरेट हो गई हैं। क्या क्या हुई हैं? पहला, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। दूसरा, संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और असंसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। तीसरा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ज़्यादा हम लोग जो अंधाधुंध यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज के अंधाधुंध शोषण से जो वैश्विक परिस्थिति है उसका संकट पैदा हो गया। जैसे भूमंडलीय का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और साथ ही साथ भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो एक्टिविटी में बताया गया आपको कि कल्पना करिए कि तेल संसाधन यदि खत्म हो जाएगा, जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब, तो इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। सेकेंड, आपको बताया जा रहा है कि जो घरेलू और कृषि संबंधित चीज़ें हैं, चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए आप अपने मोहल्ले अथवा गाँव में एक सर्वेक्षण करें और लोगों से प्रश्न पूछें। क्या पूछना है आपको कि उनके द्वारा जो भी कुछ लाए जाते हैं ये रिसोर्स, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं और उसके उपयोग के बारे में क्या विचार है, और साथ ही साथ उनके परिणामों का समुचित चित्र बनाकर आप तैयार करिए। मानव जीवन की बात करें, गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान जो शोषण हो रहा है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, होता रहेगा, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो रिसोर्स हैं उनके यूज करने का भी रूल जो है बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का ही एक हिस्सा है। मतलब सतत का मतलब ये होता है ना कि सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, लगातार मिलना चाहिए। तो ये जो सतत पोषणी विकास है, ये जो है आर्थिक विकास का इसका अर्थ होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना नहीं करना चाहिए। एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसको रियो डी जेनेरो, इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि आ जाता है क्वेश्चन इसमें से। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, जून में जो है यह लगभग 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पहली बार जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण का जो संरक्षण है, कंजर्वेशन और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का एक घोषणा पत्र बनाकर उस पर हस्ताक्षर किया था। रियो सम्मेलन में बात करें तो भूमंडलीय जो वन सिद्धांत थे, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे, उस पर सब लोगों ने सहमति जताई थी और 21वीं सेंचुरी में जो है सतत पोषणी विकास के लिए जो है एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई।
अब ये एजेंडा 21 क्या है? तो देखिए, यह एक ऐसी घोषणा है, अनाउंसमेंट है, जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूनिसीईडी के तत्वाधान में जो है राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था कि इसका उद्देश्य क्या है कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची थी जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति जो हो रही है और जो गरीबी और रोगों से निपटना होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाए। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अब देखेंगे हम लोग संसाधन नियोजन, रिसोर्सेज। देखिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी हो जा रही है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की अवेलेबिलिटी के बारे में देखें तो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे एग्जाम्पल लें, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि स्टेट में जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का बात करें तो शीत, वहाँ का जो ठंडा मरुस्थल देश है वो अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ पर जल और अवसंरचना या फिर बात करें कि महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय और जो प्रांतीय, जो प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। तो भारत में जो है संसाधन का नियोजन कैसे किया गया है? देखिए, संसाधन का जो नियोजन है एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित स्टेप हैं। पहला क्या कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान किया जाए, उनकी तालिका बनाई जाए। इस कार्य में जो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाया जाए, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाया जाए। और सेकंड है इसमें कि संसाधन की जो भी विकास योजनाएं हैं उसको लागू करने के लिए आवश्यक जो है, जो आपका प्रौद्योगिकी है, कौशल है और जो संस्थागत नियोजन ढांचा है उसको भी तैयार किया जाए। थर्ड हो जाता है इसमें संसाधन की जो विकास योजनाएं हैं और जो राष्ट्रीय विकास योजना है उनमें भी अच्छा संबंध स्थापित करना चाहिए। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन जो है नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए लागू करने के लिए। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, लेकिन जो ये प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव में जो मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। तो जो कोलोनियलिज्म रहा है हमारे हिस्ट्री में वो हमें बताता है कि उपनिवेशक जो थे वो संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी जितने थे सब देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशकों के संसाधनों का शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसलिए संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान जो है दे सकते हैं जब वहाँ जो भी चीज़ें हैं वो संस्थागत उसमें परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशक के विभिन्न चरणों में बात करें, भारत ने इन सबका अनुभव किया है। इसलिए भारत में विकास सामान्यतः और संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। बात करें संसाधनों के कंजर्वेशन की, तो संसाधन जो है, जो रिसोर्स है, रिसोर्स कंजर्वेशन में किसी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो। लेकिन जो ये रिसोर्सेज हैं इनका अगर हम लोग विवेकहीन तरीके से बुद्धि भ्रष्ट करके इसका यूज करें, कंजप्शन करें और अति उपयोग करें तो बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं के बचाव के लिए ज़रूरी है कि अलग अलग स्टेज पे इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जाए। पास्ट टाइम से ही हम लोग देखें तो रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन है वो बहुत से नेताओं और थिंकर के लिए एक टेंशन का सब्जेक्ट रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे गांधी जी ने इन संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता कुछ इस तरह से अपने व्यक्त की थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। इनके अनुसार जो विश्व स्तर पर संसाधन का जो ह्रास हो रहा था वो लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। लोगों का जो भावना होती है कब्जा कर लेना चाहते हैं, इतना 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 ये सब मेरा मेरा ये करते हैं ना, इसके कारण से हो रहा है। लोग अमीर, कुछ गरीब होते जा रहे हैं। अत्यधिक प्रोडक्शन के अपोजिट थे महात्मा गांधी जी और इसके स्थान पर वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर भी थे।
ये एक ग्राफ है 1.3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया था। इसके बाद 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। और 1987 में ब्रुकलैंड आयोग जो है कमीशन, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया वैश्विक स्तर पर कि संसाधन के संरक्षण में किस तरह से जो है कंजर्वेशन इसका किया जाए। तो इस रिपोर्ट के लगातार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणी विकास की कल्पना प्रस्तुत की गई और संसाधन संरक्षण की वकालत की गई। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में पब्लिश हुई थी। इसके बारे में जो है एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 में जो आयोजित हुआ था सम्मेलन, उसमें भी किया गया था। अब देखते हैं हम लोग भू संसाधन यानी लैंड रिसोर्सेज। हम जमीन पर रहते हैं, अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जो ज़मीन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स के रूप में है। नेचुरल जो भी वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, हाँ आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो हमारा परिवहन हो, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं, है ना भू पर। लेकिन जो ये भूमि है यह भी एक सीमित है, लिमिटेड संसाधन है, रिसोर्स है। इसलिए जो भी कुछ हमारे पास अवेलेबल है लैंड एरिया, उसका जो है अलग अलग उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में अलग अलग प्रकार की जो लैंडस्केप हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% जो लैंड एरिया है वो फील्ड टाइप का है, प्लेन है, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए मतलब सुविधाजनक है, हेल्पफुल है। जो माउंटेन वाला एरिया है वो जो है 30%, लगभग 30% फैला हुआ है। वे कुछ 12 नदियों के प्रवाह को सुरक्षित करते हैं, यहाँ पर नदियाँ बहती रहती हैं। साथ ही जो टूरिस्ट का डेवलपमेंट है उनके अनुकूल भी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा अगर बात करें तो वो आपका पठार वाला है। हाँ, तो डिक्कन टाइप का जिसे हम लोग जानते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है खनिजों, जीवाश्मों और ईंधन ये सब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हर एक जगह का ना कुछ देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, हर जगह का कुछ ना कुछ हमारे लिए डेवलपमेंट और रिसोर्सेज का यूज डे टू डे लाइफ में पड़ता है। जैसे ब्लू कलर में आप देख सकते हैं 43% आपका प्लेन है, और पिंक कलर में आपको देख सकते हैं आप 30% क्या है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, और पठार आपका जो है प्लेट्यू 27% है। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियोज़ में। ओके, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।